देखिए कंफर्मेशन ऑफ एथेन, एथेन के हम लोग को कंफर्मेशन पढ़ना। तो एथेन के कंफर्मेशन में ये मैंने एथेन का एक सॉहॉर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ किया है। दिस इज द सॉहॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ एथेन। ठीक है, इसमें यही दिखाया जा रहा है कि ये एक कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन अरेंज है ना, और उस कार्बन के पीछे कार्बन दिख रहा है। ऑब्जर्वर आप लोग हैं, आप लोग सामने से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट कार्बन कहलाएगा। इसको देखो लिखा हुआ है फ्रंट कार्बन। ये सामने जो इसके आई के जस्ट नजदीक पड़ रहा है, जो नियरेस्ट वाला कार्बन है फ्रंट है, और जो इसकी आई से दूर पड़ रहा है वो वाला कार्बन कौन सा है, रियर कार्बन। ठीक है, तो ये आपको दिखाया जा रहा है कि ये सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है। अब देखो अगर हम लोग कंफर्मर बनाना है तो सॉहॉर्स प्रोजेक्शन से और ज्यादा बेटर ऑब्जर्वेशन या क्लैरिटी आती है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो हम लोग जितने भी वैसे बनाने को तो हम लोग इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन वो एंगल वेंगल उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, उतने अच्छे से वो क्लैरिटी आपको मिलेगी न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो ये बनाया मैंने सर्कल। न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना बहुत आसान है। ठीक है, देखिए साथ साथ आप बनाते हुए जाइए। एक सर्कल उसमें बनाया जाता है। ठीक है, और जो सर्कल का सेंटर होता है ये फ्रंट कार्बन होता है ना। ये फ्रंट कार्बन क्या होता है, उस सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, फ्रंट का। ठीक है, अब देखिए इस ऑब्जर्वर को कैसा ये मॉलिक्यूल दिख रहा होगा 2D में। इस ऑब्जर्वर को है ना, ऑब्जर्वर की आई को ये मॉलिक्यूल साइड से ऐसे देखने पे कैसा दिख रहा होगा, सिर्फ वही आपको 2D में दिखाना है, वही डायग्राम ड्रॉ कर देना। तो उसको ये दिख रहा होगा कि एक इस कार्बन पे सीधा सीधा हाइड्रोजन ये लगा हुआ है। ठीक है, तो लगा दो भाई, एक ये लगा हुआ है। ठीक है, एक ये निकल रहा है हाइड्रोजन। एक्चुअली ये वेज वाला होगा, लेकिन आपको 2D में दिखाना है तो वहां पे वेज डैश से क्या देना, आप सीधे ऐसे दिखा दो। ठीक है, और ये वाला डैश वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये आपने फ्रंट कार्बन पे अटैच तीनों को दिखा दिया। आप ऐसे समझो कि ये मॉलिक्यूल आप लोग पहले देखो, ये मॉलिक्यूल आप लोग देखो। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वर हो। ठीक है, आपको ये बीच वाला कार्बन को सर्कल का सेंटर इससे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन एक्चुअली ये तीनों हाइड्रोजन के बीच का एंगल एक्चुअल एंगल अच्छा बताओ कितना है, 109 क्योंकि sp3 आइडल। लेकिन अगर इसका 2D प्रोजेक्शन दिखाना है तो इसका अगर आप सामने से इस पे टॉर्च मारो तो ये एटम की जो शैडो पड़ेगी वो सीधी सीधी पड़ेगी। ठीक है, इस एटम की शैडो ऐसे सीधी सीधी प्लेन पे पड़ेगी और इस एटम की शैडो ऐसे सीधी पड़ेगी। तो प्लेन पे बनाते समय वो एंगल 120 हो जाएगा 2D में। मतलब ये वाला एटम का हाइड्रोजन ऐसे सीधा सीधा हो जाएगा, उसकी शैडो इसकी ऐसे, तो ये देखो 120 दिख रहा है, जबकि एक्चुअली वो है तो 109। ठीक है, लेकिन 2D में ये एंगल कितना बोला जाता है, यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन जब बनाते हैं तो ये एंगल कितना बोला जाता है, 120। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ये तीनों एंगल 120 होते हैं, 120 120 120। ठीक है ना। बोलो आप लोग समझ में आ रहा है, बोलो बेटा। आप देखिए सामने से देख रहे हैं, आप लोग ये ऐसे देख रहे हैं, सेवा दे रहा है। कोई भी मान लो आपके आई के नजदीक ये वाला कार्बन है, तो इस पे एक रेड वाला एटम है, ठीक है, एक ग्रीन वाला, येलो वाला। और जब इस पे आप शैडो अगर मान लो सामने क्रॉस मारेंगे तो ये प्लेन पे सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा, ये वाला प्लेन पे ऐसे सीधा सीधा आ जाएगा, तीनों प्लेन पे आ जाएंगे और इनके तीनों के बीच का एंगल क्या दिखने लगेगा, ये वाला 120 120 120। ठीक है,
वही चीज आपको दिखानी है कॉपी के है ना। न्यूमैन प्रोजेक्शन में यही चीज आपको दिखानी है। तो इस तरह से 2D प्रोजेक्शन ही दिखाना है। ठीक है, तो ये एंगल चाहो तो लिख लो, ये कितने एंगल है 120, ये वाला भी 120। न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये एंगल 120 120 होते हैं। अब देखिए, अब इसके पीछे जो हाइड्रोजन है रियल कार्बन के, तो ये रेड वाले के जस्ट पीछे कौन सा एटम आ रहा है, देखो ब्लू वाला। तो आप अगर सामने से देख रहे हो तो ये वाला एटम इसके पीछे छुप जाएगा, है ना, दिखाई नहीं देगा। बोलो भाई, क्योंकि अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं ऐसे ही देख रहा हूं, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे छुप जाएगा, मुझे नहीं दिखेगा। अगर मेरी आई यही है मान लो, तो आप सोचो कि यार ये हाइड्रोजन इसके जस्ट पीछे छुपा हुआ, हाँ थोड़ा दाएं बाएं करेंगे तो दिख जाएगा, लेकिन इसी लाइन के अराउंड देखेंगे तो बॉन्ड के पीछे बॉन्ड और एक्स के पीछे एक्स, है ना, बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे। जैसा इसमें भी आप समझ सकते हो कि इस रेड के पीछे ये वाला छुप रहा है। ठीक है, हाँ आपको थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि आप इसी लाइन के अराउंड ना देख के आप इधर से देखोगे तो दिख ही रहा होगा आपको, है ना, आपको तो सारे 6 के 6 एटम दिख रहा होंगे। लेकिन 2D में ये दिखाया जाता है कि ये वाला जैसे हाइड्रोजन है, ये वाला ये इसके जस्ट पीछे हाइड हो जाएगा, है ना, ये हाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, तो तो दिखाना तो पड़ेगा ही, है ना, भले ही छुपा हुआ हो, तो हल्का सा साइड में निकाल के ऐसे दिखा दो, हल्का सा ट्विस्ट करके, तो दाएं बाएं करो तो दिख तो जाएगा ही। तो दिखाना तो है ही हम लोग को, लेकिन यहाँ पे ये भी शो कर देना कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, हाँ ये 0 डिग्री, और इसे बोलते हैं डाईहेड्रल एंगल। इसको क्या नाम बोलते हैं, मतलब फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन और रियर कार्बन के जो हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन का दूसरा ग्रुप भी हो सकता है, उनके बीच के जो एंगल होते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डाईहेड्रल एंगल। और ऐसे सेम यहाँ भी बन रहे होंगे, है ना, यहाँ भी ऐसे ही बन रहा होगा बेटा, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका बन गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, न्यूमैन प्रोजेक्शन 2D प्रोजेक्शन होता है, उस 3D मॉलिक्यूल का 2D प्रोजेक्शन आपको अगर इस तरह से शो किया जाए तो इसे हम लोग थ्योरी में न्यूमैन प्रोजेक्शन बोलते हैं, क्योंकि न्यूमैन ने इस तरह के प्रोजेक्शन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, आप आ रही बात समझ, है बोलो। अगर कन्फर्मर बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए अगर इसी के कन्फर्मर बनाने हैं तो पहले तो चलो इसी को ले लेते हैं, एक स्ट्रक्चर तो यही ले लिया मैंने, ठीक है। और अब हम लोग को क्या करना है, अगर कन्फर्मर बनाने हैं तो दो में से कोई एक कार्बन आप फिक्स कर लीजिए, एक कार्बन आप फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट कराना है आपको। ठीक है, हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, फ्रंट कार्बन को फिक्स कर लिया, ठीक है, और रियर कार्बन को पकड़ के ऐसे ट्रू ट्रू घुमाएंगे, ठीक है। और एक बार में वैसे तो हर एक एंगल पे एक नया कन्फर्मर बनेगा, लेकिन हम लोग मेन कन्फर्मर है उन्हीं को बनाएंगे, जो सबसे स्टेबल कन्फर्मर्स हैं उन्हीं की बात करेंगे। तो हम लोग एक बार में 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे, ठीक है, मतलब जब भी कन्फर्मर बनाएंगे तो एक बार में कितने से घुमाएंगे, 60 डिग्री से। जैसे ये आपका फ्रंट कार्बन है तो फ्रंट कार्बन को फिक्स करें पकड़ में, और रियर कार्बन को रोटेट कराना है 60 से घुमा, 60 से घुमा नहीं है, अभी थोड़ा सा घुमा है, ठीक है। अच्छा ये पूरा 120 है न्यूमैन में, तो ऐसे घुमाना कि इन दोनों के बीचों बीच से निकल रहा हो, है ना, इन दोनों के बीच से ये निकल रहा है, इन दोनों के बीचों बीच से ये निकल रहा है, ऐसे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये इसका सेकंड कन्फर्मर बन जाएगा, दिख रहा है आधे, है ना, कि पहले ये था, है ना, पहले ये सिचुएशन, ठीक है, और मैंने फ्रंट कार्बन को किया फिक्स और रियर का वो 60 डिग्री से रोटेट करवा दिया, है ना, तो ये इसका सेकंड कन्फर्मर बन गया।
ठीक है, इसको इसका नाम होता है स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। 60 डिग्री से रोटेट कराने पे ये स्टैगर्ड कन्फर्मर बनता है। अच्छा, पहले वाले में क्या बोलेंगे? तो पहले वाले को एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड, है ना? एक्लिप्स आप लोग सुना होगा, जब ग्रहण पड़ते हैं, एक्लिप्स तभी तो देखने को मिलते हैं कि जैसे सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो उसमें क्या होता है कि सन के सामने अर्थ आ जाती है। क्या होता है? सन के सामने अर्थ नहीं आती, सन के सामने मून आता है, तभी अर्थ में अंधेरा छा जाता है कुछ मिनट या कुछ टाइम के लिए, है ना? तो ऐसे ही है कि एटम के पीछे एटम आने लगे, एटम के पीछे एटम, रियर कार्बन के एटम के जस्ट पीछे एक्स वाले कार्बन के हाइड्रोजन आने लगे, तो उसको बोलते हैं कि वो पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो इसको फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? तो इसको यहाँ पे थ्योरी में यही नाम दिया जाता है ना, एक्लिप्स। एक्लिप्स फॉर्म में इतना याद रखना कि डायहेड्रल एंगल जब 0 होते हैं तो उसको एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है? तो लेकिन आपने क्या किया, 60 डिग्री से क्या किया, रोटेट करा दिया। किस सेंस में? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में घुमा सकते हो, लेकिन कोई एक ही डायरेक्शन में रोटेट कराओ, है ना? या तो क्लॉकवाइज घुमाओ या तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका दूसरा क्या बनेगा, कॉपी में बना सकते हो? देखो ये वाला बिल्कुल बीचों बीच से निकल रहा होगा, है ना? रियर कार्बन के हाइड्रोजन बिल्कुल बीचों बीच से निकल रहा होगा। ये वाला भी इधर से आ रहा होगा और ये वाला भी इधर से, ठीक है? ये यहाँ पे ये जो स्टैगर्ड फॉर्म है, तो इसमें ये डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया? 60। तो जब डाइहेड्रल एंगल 60 डिग्री पे आ जाते हैं, तो ऐसे कन्फर्मर को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है? तो एक्लिप्स किसमें कन्वर्ट हो गई? स्टैगर्ड में। कितने डिग्री से रोटेट कराना पड़ा? 60 डिग्री, ठीक है? अच्छा बताओ, ये जो स्टैगर्ड फॉर्म है, आप फिर से इसमें क्या करो, फ्रंट कार्बन को पकड़े रहो, फ्रंट कार्बन को मत छोड़ो और रियर को पकड़ के रोटेट करा दो फिर से 60। अगेन स्टैगर्ड बनने के बाद फिर से 60 से रोटेट कराओ, तो क्या होगा? वापस फिर स्टैगर्ड से एक्लिप्स बन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बेटा इसके पीछे आ जाएगा, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, फिर से हमें दोबारा वही एक्लिप्स फॉर्म देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब एथेन के मेन जो कन्फर्मर है वो दो ही बनते हैं, जो स्टैंडर्ड कन्फर्मर माने जाते हैं वो दो ही होते हैं, कौन से? एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, ठीक है? तो इसको फिर 60 से घुमाएंगे, अगर हम लोग इसको फिर 60 से घुमाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जैसे मान लो कि ये पहले आपके पास कौन सी फॉर्म थी? एक्लिप्स, ठीक है? ये एक्लिप्स दिख रही है, कौन के पीछे बॉन्ड आ रहा है, और आपने फ्रंट कार्बन पकड़ के रियर, चलो मैं रियर फ्रंट वाले को घुमा देता हूं, किसी एक को पकड़ के घुमा, तो ये वाली फॉर्म क्या बन गई? ये स्टैगर्ड, ठीक है? अब फिर 60 से घुमाओ तो फिर एक्लिप्स बन गई, ठीक है? तो एक्लिप्स स्टैगर्ड में कन्वर्ट होगी, 60 डिग्री से रोटेट करा देंगे, 60 से फिर रोटेट करा देंगे, स्टैगर्ड हो जाएगी। लेकिन ये तभी हो पा रहा है जब ये एथेन, ये कन्फर्मर एथेन के हम लोग बना रहे हैं, ये सारे 6 के 6 एटम बेटा हाइड्रोजन मान के चल रहे हैं, तब तो दो ही बनेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन ना हो तो फिर ज्यादा भी बनते हैं, ठीक है? ब्यूटेन के बनाएंगे तो 4 बनते हैं उसमें। तो अच्छा, अब इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं, है ना? इनकी स्टेबिलिटी सर एक थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ ऊपर देखना है, ठीक है? अब देखो इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेते हैं। नीचे देखो टेबल में हम लोग इस तरह की कॉलम बना सकते हो। अगर किसी भी दो कन्फर्मर की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो स्टेबिलिटी बेटा डिपेंड करती है टोटल स्ट्रेन पे, नेट स्ट्रेन की टोटल या नेट स्ट्रेन कितना उसमें पड़ रहा है, ठीक है? इसका नेट स्ट्रेन ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो देखो हम लोग स्ट्रेन भी तो 3 तरह के होते हैं, स्ट्रेन भी देखो 3 तरह के होते हैं, एंगल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन, वन स्ट्रेन, है ना? हम लोग तीनों स्ट्रेन को कंपेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले एंगल स्ट्रेन, तो देखो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है इसमें एंगल स्ट्रेन क्या होगा?
एंगल स्ट्रेन तो साइक्लिक कंपाउंड में दिखते हैं और एथेन तो एसाइक्लिक कंपाउंड है ना। तो एसाइक्लिक कंपाउंड में एंगल स्ट्रेन वैसे ही क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो एंगल स्ट्रेन तो बेटा दोनों में किसी में है ही नहीं, एंगल स्ट्रेन तो दोनों में किसी में है ही नहीं, ठीक है, एब्सेंट है। फिर आते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन, ठीक है, टॉर्जनल स्ट्रेन। तो आप बताइए टॉर्जनल स्ट्रेन किस में ज्यादा होगा, एक्लिस में ना, उसमें बॉन्ड पेयर 0 डिग्री पे और 0 डिग्री पे मैक्सिमम रिपल्शन लग रहा होगा बॉन्ड पेयर के बीच में। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने एंगल पे आ गए, यहाँ पे बॉन्ड पेयर 60 डिग्री पे आ गए। तो 60 डिग्री पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाता है। ये बोला जाता है थ्योरेटिकली, हम लोग इसको मान लेते हैं कि वैसे 0 तो नहीं होता है टॉर्जनल स्ट्रेन, लेकिन मिनिमम हो जाता है, अब्सेंट वाली कंडीशन मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्जनल एक्लिस फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन देखिए मैंने लिखा हुआ मैक्सिमम, और स्टैगर्ड फॉर्म में वही टॉर्जनल स्ट्रेन क्या हो गया, मिनिमम हो गया, 60 डिग्री पे आ गए बॉन्ड पे। और वान डेर वाल स्ट्रेन तो ये तो बल्कि ग्रुप के वजह से राइज होता है, और एथेन में कोई भी बल्कि ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बल्कि होता नहीं है ना। तो चाहे एक्लिस फॉर्म देख लो चाहे स्टैगर्ड फॉर्म देख लो, कोई बल्कि ग्रुप ही नहीं है, 6 के 6 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बल्कि होता नहीं। तो इसका तो हमारे स्ट्रेन क्या हो गया पता है ना, नेग्लिजिबल। तो टोटल स्ट्रेन देखा जाए, अगर यहीं पे चाहो तो जगह बना देना टोटल स्ट्रेन। तो देखो इन तीनों का सम में किसका ज्यादा होगा, एक्लिस में देखो एंगल स्ट्रेन है नहीं, टॉर्जनल स्ट्रेन तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, एथेन के कन्फर्मर की स्टेबिलिटी केवल किस स्ट्रेन पे डिपेंड कर रही है, टॉर्जनल स्ट्रेन पे डिपेंड कर रही है। तो टॉर्जनल स्ट्रेन किसमें कम है, स्टैगर्ड। स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, जिसमें स्ट्रेन कम वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी इसके रिस्पेक्ट में, है। तो ये ऑर्डर लिख लेना आप लोग, ये शायद यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। तो इसमें लिख लो स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एक्टिव फॉर्म, ठीक है। और रीजन क्या है, ड्यू टू लेस टॉर्जनल स्ट्रेन, है ना। टॉर्जनल स्ट्रेन कम होता है इसमें स्टैगर्ड फॉर्म में, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन एक्लिस फॉर्म की स्टेबिलिटी उसके रिस्पेक्ट में कम होती है, ठीक है। क्लियर हो इतना, किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हो जिसने किसी पॉइंट में डाउट हो, है ना, क्योंकि ये सब थोड़ा सा विजुअलाइजेशन जरूरी है ना। कैसे है देखो एक्लिस में, देखो टॉर्जनल स्ट्रेन किसकी वजह से राइज होता है, पहले तो ये बताओ, बॉन्ड पेयर है ना, फ्रंट कार्बन के बॉन्ड पेयर और रियर कार्बन के बॉन्ड पेयर। अब जैसे ये फ्रंट कार्बन का बॉन्ड, ये एक्लिस फॉर्म ही है एक तरह से, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन का बॉन्ड पेयर और रियर कार्बन के बॉन्ड पेयर आप सामने से देख रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल कितना आ रहा है, फ्रंट कार्बन का बॉन्ड पेयर रियर कार्बन का यहाँ पे बीच में कहीं बॉन्ड पेयर होगा, तो वो एंगल 0 डिग्री आएगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर के जस्ट पीछे बॉन्ड पेयर है। ऐसे इस बॉन्ड पेयर के जस्ट पीछे ये वाला बॉन्ड पेयर है, तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर 0 डिग्री पे है। और 0 डिग्री पे अगर दो बॉन्ड पे 0 डिग्री पे है तो बहुत ही पास है, उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। और स्टैगर्ड में ये ऐसा हो गया है 60 डिग्री से, तो ये वाला बॉन्ड पे इसके साथ देखो कितना एंगल बना रहा है, इसका इसके बीच में 60, इसका इसके साथ भी 60, इसका इसके साथ तो 180। अब 0 डिग्री पे कोई है ही नहीं, कोई भी एक बॉन्ड पे किसी भी दूसरे एस्पेक्ट देखो या तो 60 डिग्री में मिल जाएगा या तो आपको 180 में दिखेगा स्टैगर्ड में। तो इस वजह से टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। बॉन्ड पे ज्यादा डिस्टेंस पे आ गए तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम, स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को समझनी है ना, बॉन्ड पे के रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रेन आता है उसे ही बोलते हैं हम लोग टॉर्जनल स्ट्रेन। अब देखिए कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कन्फर्मेशनल आइसोमर, नंबर ऑफ, जैसे हम लोग अभी पढ़े थे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है ना, पढ़े थे। तो अगर आपसे किसी भी मॉलिक्यूल के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का नंबर पूछा जाए तो कैसे बताएंगे, जैसे आपसे पूछा है कि बताइए कि एथेन के कन्फर्मेशनल आइसोमर का नंबर क्या होगा,
क्या है भैया? है ना, इसमें कई बच्चों को डाउट रहता है, वो दो बड़े पापा को लीजिए। कहते हैं कि एक एक्टिव फ्लो क्या, एक स्टैगर्ड क्या पापा? फ्लो है ना। तो दो आंसर गलत है पहले बात तो, ठीक है। क्यों गलत है? दो आंसर क्यों गलत है उस पर समझते हो। इसकी अपनी प्रॉपर कंडीशन है, डिफिनेशन है। देखो इसकी अपनी डिफिनेशन क्या है वो उसको दीजिए। इसकी डिफिनेशन ये है कि आउट ऑफ इनफाइनाइट अरेंजमेंट, बोलते हैं कि कार्बन कार्बन के अबाउट रोटेशन करने पे इनफाइनाइट अरेंजमेंट होते हैं। तो आउट ऑफ इनफाइनाइट अरेंजमेंट कन्फर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी मिनिमा आर कॉल्ड कन्फर्मर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को थ्योरी में कैसे डिफाइन किया गया है, तो बोलते हैं कि जो इनफाइनाइट अरेंजमेंट बन रहे होते हैं, है ना, अगर उनके रिस्पेक्ट में एनर्जी वर्सेस डाइहेड्रल एंगल एक ग्राफ प्लॉट करें, तो वो सभी कन्फर्मर जिनके रिस्पेक्ट में एनर्जी मिनिमा पे लाई कर रही होगी, ठीक है, वो नंबर जितने भी होंगे वही कन्फर्मेशनल आइसोमर्स के नंबर होंगे, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा सब लोग जानते ही हो, ठीक है। मैक्सिमा ग्राफ में जैसे ऐसे ग्राफ बन रहा है तो ये वाला पीक मैक्सिमा हो जाएगा और ये नीचे वाला मिनिमा हो जाएगा। साइन एक्स के टर्म में 0 से 2 पाई के बीच में कितने मैक्सिमा आते हैं, कितने मिनिमा आते हैं? 0 से 2 पाई के बीच में एक मैक्सिमा आता है, एक ही मिनिमा आता है 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो अब पहले इसके हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो ग्राफ देखकर हमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का नंबर बोलना पड़ेगा। दो आंसर क्यों गलत है देखो उसका मतलब समझो। देखो ग्राफ बनाना बहुत आसान है। तो वाई एक्सिस में हमने ले लिया एनर्जी, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल, और एक्स एक्सिस में ये मैंने डाइहेड्रल एंगल लिख दिया। 60 60 के डिफरेंस में लिखिएगा, 0 फिर सीधे 60 फिर 120 180 240 300 और 360 तक के लिखिएगा, क्योंकि प्लेन का टोटल एंगल 360 होता है, उससे ज्यादा फिर वो रिपीट होने लगेगा। अब देखिए ये वाला मॉडल देखते रहिए, ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। देखो उसी में समझ लो आप ऊपर जो बनाया जाएगा। इस समय देखो 0 डिग्री पे हमारे पास कौन सा कन्फर्मर है, एक्लिप्स। 60 से जब रोटेट कराएंगे, है ना, 0 डिग्री पे एक्लिप्स, 60 से रोटेट कराए कौन सा बन गया, फिर 60 से, तो शुरुआत से 60 प्लस 60 कितना हो गया 120। अगर टोटल देखा जाए तो 120 के बाद फिर कौन सा मिल गया एक्लिप्स, फिर 60 और घुमा दिया आपने तो 120 प्लस 60 240 पे कौन बन गया स्टैगर, फिर 60 घुमा 300 पे कौन सा बन गया, है ना। तो आप समझ पा रहे हो, ऐसे ही आपको बनाना है ग्राफ कि जिस एंगल पे जो कन्फर्मर बन रहा है उसकी पोटेंशियल भी आपको ग्राफ में दिखाते जाना है। देखो आप लोग बताइएगा इसमें 0 डिग्री पे हमारे पास कौन सा कन्फर्मर है, एक्लिप्स। अच्छा, ग्राफ में एक्लिप्स की एनर्जी स्टैगर्ड से ऊपर दिखाइएगा। क्यों ऊपर दिखाएं, क्योंकि स्टेबल फॉर्म है स्टैगर्ड, तो स्टेबिलिटी पोटेंशियल क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो कम स्टेबल है उसकी पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो 0 डिग्री पे हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, एक्लिप्स, तो मैंने यहाँ डॉट बना दिया। 60 डिग्री पे कौन सी फॉर्म मिली,
स्टैगर्ड, तो स्टैगर्ड में ये डॉट बन गया। फिर 60 डिग्री पे घुमाया, आप कौन सी फॉर्म मिल गई, एक्लिप्स। फिर 60 डिग्री पे स्टैगर्ड, भाई दो ही है उन्हीं में घूमेगा ग्राफ। फिर 240 पे एक्लिप्स, 300 पे स्टैगर्ड, फाइनली 360 पे पहला ही जैसा हो जाएगा, एक्लिप्स भी हो जाएगा, है ना। अब इन्हीं को मिला दो भाई आपस में, मतलब ज्वाइन कर दो। हाँ, स्ट्रेट लाइन है बनाना, कर्वेचर बनते हैं, कर्व बनेंगे, है ना, ग्राफ स्ट्रेट मत करिए। तो ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी 0 से 360 डिग्री के बीच में इन कन्फर्मर्स में कैसे चेंज हो रही है, वो इस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है। और अब इस ग्राफ में देखिए कि 0 से 360 के बीच में कितने नंबर ऑफ मिनिमा लाई कर रहे हैं। 0 से 360 के बीच में मिनिमा कितनी बार, मिनिमा पे ग्राफ कितनी बार गया, 3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एथेन के कितने हो गए, 3 हो गए। क्योंकि देखो डिफिनेशन क्या बोल रही थी, फिर से पढ़ो। आउट ऑफ इनफाइनाइट अरेंजमेंट, आउट ऑफ इनफाइनाइट अरेंजमेंट द कन्फर्मर्स करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी मिनिमा, है ना, करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी मिनिमा कॉल्ड कन्फर्मर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। तो 0 से 360 के बीच में जितने भी इनफाइनाइट कन्फर्मर बन रहे हैं, है ना, हर एक डिग्री में एक नया कन्फर्मर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो कन्फर्मर जिनके रिस्पेक्ट में एनर्जी मिनिमा को बिलोंग कर रही है, उनका नंबर किसके बराबर हुआ करेगा, कन्फर्मेशनल आइसोमर के बराबर होगा, है ना। तो उसकी डेफिनेशन वही कह रही। तो इस ग्राफ में मिनिमा हमें 3 मिल रहे हैं, ठीक है। इसलिए कन्फर्मेशनल आइसोमर का नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3। ये क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है, हाउ मेनी कन्फर्मेशन आइसोएथेन फॉर्म। तो एथेन के कितने कन्फर्मर बन रहे हैं, 3, है ना। और वो तीनों कौन से हैं, स्टैगर्ड है कि एक्लिप्स है, तो तीनों स्टैगर्ड है, बस अलग अलग एंगल पे बन रहे हैं। पहला स्टैगर्ड बन रहा है शायद कितने एंगल पे, पहला स्टैगर्ड बन रहा है 60 डिग्री वाला, फिर दूसरा बन रहा है 180 वाला, और तीसरा 300। तो इन्हें ही बोलेंगे हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है। एथेन के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स टोटल 3 बनते हैं, ठीक है। हाँ, क्लियर हो। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 मत बोलिएगा कभी, ठीक है। 2 नहीं है, टोटल कन्फर्मेशन आइसोमर्स 3 एथेन, ठीक है। क्योंकि इस ग्राफ में एनर्जी मिनिमा को 3 बार जा रही है, ठीक है, मिनिमा के करस्पॉन्डिंग 3 बार। हम एक ये क्वेश्चन कर सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद टॉर्बुलेंट स्टेट। और तो इसमें है ना, ये बात सभी को समझ में आ रही, स्टेबिलिटी पोटेंशियल एनर्जी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो स्टैगर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए और कन्फर्मेशन आइसोमर्स कौन सा कन्फर्मर है, तो वो तो स्टैगर्ड है, लेकिन नंबर ऑफ कन्फर्मेशन आइसोमर पूछेंगे तो 15 बोलना पड़ेगा, है। वो तीनों स्टैगर्ड के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। एथेन के टोटल कन्फर्मेशन आइसोमर्स 3 बनते हैं, ठीक, क्लियर है ना। बोलो, कोई चीज बाउंसर तो नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है, चलो अच्छा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। इसका ये वाला बता सकते हो क्वेश्चन, which of the following is associated with order state, ये वाला है ना, रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिल्कुल सही है। बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्शन होता है, उसकी वजह से जो स्ट्रेन राइज होता है मॉलिक्यूल में, उसे ही टॉर्जनल स्ट्रेन का नाम दिया जाता है, कन्फर्मर की दूरी पर, ठीक है। तो टॉर्जनल स्ट्रेन किसकी वजह से राइज होता है, ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक, क्लियर। ये वाला बता दो,
the Bayes angle strain is expected in to be maximum. एंगल स्ट्रेन है ना, एंगल स्ट्रेन पूछ रहा है किसमें मैक्सिमम होगा, एंगल स्ट्रेन साइक्लिक कंपाउंड में होगा। अच्छा सारी साइक्लिक है, सबसे छोटी रिंग देखो, सबसे छोटी रिंग साइक्लोप्रोपेन कहीं दिखा होगा है ना, पहला तो गलत है, साइक्लोडेकेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सही है, ठीक है। सबसे छोटी रिंग में एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगा। अब ये क्वेश्चन देखो अभी जेई मेन में आया भी हुआ है, कन्फर्मर पे बेस्ड है, उसने कन्फर्मर आपको दिखाया है ये और आपसे पूछ कर रहा है इन द फॉलोइंग स्क्यू कन्फर्मेशन। अच्छा ये स्क्यू क्या होता है, स्क्यू के बारे में बताते हैं। देखो 0 डिग्री पे एक्सिस बनता है ना, 0 डिग्री में जो फॉर्म होते हैं उसका एक्सिस, 60 डिग्री पे स्टैगर, 0 से 60 के बीच में जितने भी कन्फर्मर होते हैं सबको स्क्यू रिलेटेड है ना, उन सबको इन जनरल क्या बोलते हैं, स्क्यू कन्फर्मर को। तो वही उसने बोला है क्योंकि यहाँ पे वो एंगल कितना शो कर रहा है 29, उसने 60 से कम ही घुमाया है, 29 ही घुमाया है, तो इसलिए स्क्यू हो। तो इस स्क्यू कन्फर्मेशन में वो ये वाला बॉन्ड पूछ रहा है, बॉन्ड एंगल कौन सा, एच डैश पे कहाँ पर है, एच डैश को पकड़ो, ये है ये वाला, और फिर कार्बन, तो देखो ऐसे समझो कि ये मान लो एच डैश है, इसी कार्बन से जुड़ा होगा, ये कार्बन से, और बीआर कार्बन से जुड़ा होगा, और इधर साइड एच डबल है, ठीक है। तभी वो बोल रहा है कि एच डैश कार्बन कार्बन एच डैश एक कार्बन से कनेक्ट होगा, ये पीछे वाले कार्बन से कनेक्ट होगा, वो दिखता नहीं है, पीछे वाला दिखाई नहीं देता, और उसके साथ कौन जुड़ा हुआ, एच डबल। तो इनके बीच का एंगल, ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये एंगल कितना है, देखिए 149 है ना, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है 149 ही होगा, आ रहा है समझ में, आदित्य समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, आदित्य यादव से पूछ रहा है, देखो इसमें देखो इस समय ये आंसर बिल्कुल सही 149 ही आएगा इसका। तो जो उसने डायग्राम दिखाया हो है ना, उसमें देखो फ्रंट कार्बन ये है ना, और इस फ्रंट कार्बन से कौन से 3 एटम अटैच्ड है, एक ये H डैश है, ये एक H है, और एक ये H, ठीक है ना, जो मैंने रेड रेड कर दी। और ऐसा लग रहा है कि रियर कार्बन को 29 से घुमा दिया है उसने, घुमा रखा है इसने, घुमाने के बाद जो डायग्राम वो बना के दिया है ना। तो अगर एक सेकंड मान लो कि अगर वो रोटेट ना कराता, ठीक है, मान लो कि ये रोटेशन ना कराता वो, ठीक है, अगर ये एक्लिप्स्ड फॉर्म देता वो हमें, तो उसकी एक्लिप्स फॉर्म शायद ऐसी तो होती, तो ये दिखा दिया उसने, ये H डैश हो गया, ये H, और इसकी एक्लिप्स फॉर्म में देखो ये हाइड्रोजन यही इसी के पीछे छुपा होता है H, और ये इसके पीछे छुपा होता है H डबल डैश, और ये इसके पीछे, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में मतलब इसकी जो एक्लिप्स फॉर्म है, इसमें आपसे मैं पूछता कि H डैश है ना, और ये कार्बन, फिर इसके पीछे वाला कार्बन, फिर ये H डबल डैश, ये एंगल इस स्ट्रक्चर में कितना है, देखो फ्रंट कार्बन का H डैश और रियर कार्बन का H डबल डैश के बीच का एंगल बताओ, 120 है कि नहीं। अब आपने क्या किया कि इस हाइड्रोजन को 60 से रोटेट करा दिया, किसको पकड़ गए, नहीं 60 नहीं 29 से, है ना, बोलो भाई, रियर वाले को घुमाया ना, मैंने फ्रंट वाले को घुमा दिया, रियर वाले को पकड़ घुमाओ, इसको इससे जस्ट पकड़ो, ये 29 घुमाया, तो देखो इसका ये वाला रियर वाला जो है H डबल डैश, ये भी तो घूम जाएगा, नहीं घूमेगा, जब वो घुमाएंगे तो ये भी तो घूमेगा, ये 29 से आगे भाग जाएगा,
है ना। तो ऐसे ये वाला भी इधर आगे आ जाएगा। तो आप अब इस स्ट्रक्चर बताओ कि ये H डैश अपनी जगह पे रहा और ये H डबल डैश ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा आगे बढ़ गया। ये एंगल कितना हो गया नया वाला, तो देखो 120 तो रहा ही, प्लस कितना ऐड हो गया 20, क्योंकि तो यहाँ पे ये 29 है तो ये वाला भी 29 ही आगे बढ़ा होगा, तीनों 29 आगे आगे बढ़े हो। तो 120 तो पहले था एक्टिव फॉर्म में और 29 और ऐड हो गया, है ना। तो H डैश और H डबल डैश के रिस्पेक्ट में 120 प्लस 29 ऐड करेंगे तो 149 आए। 120 प्लस 29 ये बन गया आपका 149, ठीक है। वही पूछ रहा आपसे, क्लियर है ना। दिख रही चीजें, मन की आंखें खोलनी पड़ेंगी थोड़ी सी, कन्फर्मर देखना है तो। अब इसमें ब्यूटेन के कन्फर्मर, ठीक है, कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है। हम लोग के सिलेबस में कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल के कन्फर्मर है, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन के भी बना सकते हो, प्रोपेन में भी दो ही बनते हैं, मतलब मेन वाले दो ही बनते हैं, स्टेगर्ड और ब्यूटेन में ज्यादा बनते हैं, 4 बनते हैं। तो ये मत देखो, है ना, वो देख के तुम चढ़ा दो, बिल्कुल बेसिक से समझो। जैसे एथेन सॉरी ब्यूटेन, सबसे पहले मैंने ब्यूटेन ड्रॉ कर दिया, CH3 CH2 CH2 CH, ठीक है। ब्यूटेन कितने कार्बन है ब्यूटेन में, अब हमने क्या करना है, किसी एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे को रोटेट कराना है। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि 4 में से फ्रंट कार्बन किसको माने और रियर कार्बन किसको माने। तो ब्यूटेन के जो कन्फर्मर होते हैं वो सेकंड और थर्ड कार्बन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया, मतलब इसमें नंबरिंग में जो सेकंड वाला कार्बन है इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, फ्रंट कार्बन, ठीक है, और थर्ड वाले को क्या एज्यूम कर लेते हैं, रियर, ठीक है। और ये मानते हुए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इसका सॉहॉर्स। देखो सॉहॉर्स ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, ठीक है, जैसे सॉहॉर्स बनाना। तो अगर आपने सेकंड कार्बन इसको माना रियर, फ्रंट कार्बन को बेटा नंबर 2 वाला माना कार्बन और रियर कार्बन को नंबर 3, तो देखिए इस पे कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, सेकंड वाले कार्बन पे कौन कौन से ग्रुप है, एक मेथिल, ठीक है, एक चलो मेथिल लगा दिया, बाकी 2 हाइड्रोजन, है ना, एक हाइड्रोजन इधर रख दिया, इधर, ठीक है। ऐसे 3 वाले कार्बन में तो कौन कौन से ग्रुप है, 3 वाले में एक मेथिल, तो ठीक है ये मेथिल बैठ गया, बाकी 2 हाइड्रोजन, है ना, एक इधर बैठा दिया, एक इधर बैठा, तो ये इसका बन गया क्या, सॉहॉर्स हो गया। क्योंकि सॉहॉर्स से ही न्यूमन बनते हैं, है ना, न्यूमन डायरेक्ट बना पॉसिबल नहीं होता है हम लोगों के लिए, मैंने तो सॉहॉर्स बनाते हैं और सॉहॉर्स में फिर एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करके फिर न्यूमन बनता है, ठीक है ना। तो इस समय जो सॉहॉर्स आपको दिख रहा है इसका अगर आपको बोला जाए कि न्यूमन बनाना है ना, और ऑब्जर्वर यहाँ पे है, बिल्कुल खुद में आपसे देख रहा हो, तो उसको क्या दिखाई देगा, सामने कार्बन दिखाई देगा, और एक सर्कल बना दिया, ये कार्बन दिखा, इस पे एक मेथिल वर्टिकल डायरेक्शन पे लगा हुआ, ये लगा दिया, और 2 हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब रियर कार्बन पे कैसा दिख रहा होगा ये बताओ आप लोग, रियर कार्बन के कलर अलग कर देते थे, मेथिल के जस्ट पीछे क्या आ रहा होगा, मेथिल, है ना, इस समय जैसा ये बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो मेथिल के जस्ट पीछे यहीं पे मेथिल बैठा है, ठीक है, मेथिल के पीछे मेथिल, एक्चुअली वो 0 डिग्री पे है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा उसको साइड में करके दिखाना पड़ता है हम लोगों को, लेकिन उनके बीच का एंगल 0 है, मेथिल के पीछे मेथिल जो है एंगल डायहेड्रल एंगल 0, ऐसे इस H के पीछे, इस H के पीछे एक ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है, तो अगर आप ऐसे देखो इस H ये वाला हाइड्रोजन के जस्ट पीछे ही आ रहा है, तो ये आएगा तो जस्ट पीछे एक हल्का सा घुमा देता है, जैसे वो कि हाँ भैया बैठा हुआ है, वहां भी कोई हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन नाम की कोई चीज है वहां पे, हल्का सा ट्विस्ट करके दिखाओ। इस H के पीछे ये बात है, इसको दिखा दो, ठीक है। और इस फॉर्म, इस न्यूमैन रिलेशन के इस फॉर्म को नाम देते हैं फुल्ली एक्टिव। फुल्ली एक्टिव मतलब समझ लो, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता है, क्योंकि सेम ग्रुप के पीछे सेम ग्रुप आ रहा है ना। मेथिल के पीछे जस्ट पीछे तो पीछे वाला मेथिल जो पूरा छूट गया होगा, ये इस ऑब्जर्वर की आई को नहीं दिख रहा होगा, सही बोल रहे है ना। H के पीछे H, तो ये पीछे वाला H नहीं दिख रहा होगा, H के पीछे H ये नहीं दिख रहा होगा, है ना। मतलब रियर कार्बन में जो लगे हुए ग्रुप है वो पूरी तरह से फ्रंट कार्बन के ग्रुप के जस्ट बिहाइंड छुप गए होंगे, हाइड कर रहे होंगे, इसलिए उसे फुल्ली एक्लिस बोलते हैं। और फुल्ली एक्लिस कितने एंगल पे बनता है? 0 एंगल, 0 डायरेक्ट एंगल। फिर आपने वही रोटेशन करना शुरू कर दिया, आपने फ्रंट कार्बन को फिक्स करके रियर कार्बन को रोटेट कराया, कितने एंगल से? 60 से। तो अब 60 से रोटेट कराने दूसरा कैसा बनेगा बताओ? ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, है ना, ये हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, नहीं हाइड्रोजन क्यों, मेथिल होगा ना, मेथिल इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया इधर, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? हाँ, इसमें आपको लग रहा होगा कि स्टैगर्ड है, ठीक है, लेकिन ब्यूटेन में ज्यादा बनते हैं, तो इसमें इसको स्टैगर्ड ना बोलकर इसको स्क्यू या इसको एक गॉज फॉर्म नाम दे देते हैं, ठीक है। गॉज ज्यादा फेमस है, स्क्यू बोल सकते हो या फिर गॉज, GAUCH, ठीक है। तो ये कितने एंगल पे बन रही है? 60। यहाँ पे डाइहेड्रल एंगल 60 पे अरेंज हो गया। फिर आपने, आपसे रहा नहीं गया, आपको बहुत मजा आ रहा है घुमाने, फिर आपने 60 से घुमा दिया, ठीक है। आप अगर फिर 60 से घुमाएंगे तो अब देखिए क्या होगा, ये मेथिल अब किसके पीछे छुप जाएगा? H के पीछे, ये H के पीछे और ये H इस मेथिल के पीछे, है ना। तो लग तो रहा है कि वे एक्लिप्स भी बन रही है, लेकिन इसे थ्योरी में फुली एक्लिप्स ना करके इसको क्या नाम देते हैं? पार्शियली एक्लिप्स, क्योंकि सेम ग्रुप के पीछे सेम ग्रुप नहीं आ रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे H के पीछे मेथिल आ रहा है, तो H तो छोटा सा है ना, बोलो भाई, छोटू है, और ये बल्कि है, मोटू है। तो छोटे एटम के पीछे मोटा आएगा तो सामने देखने में मोटा वाला दिखेगा ना, छुप नहीं पाएगा ना छोटे वाले के सामने। तो ये एक्लिप्स तो है, लेकिन इसको पार्शियली एक्लिप्स नाम दिया जाता है, क्योंकि डिसिमिलर साइज के ग्रुप आमने सामने आ रहे हैं 0 डिग्री पे, है ना। तो इसको पार्शियली एक्लिप्स बोल देते हैं। लेकिन कितने एंगल पे मिला हम लोग को? ये 120 पे मिला, है ना। फिर आपको बहुत मजा आया, आपने फिर घुमाया 60 से, तो अब ये मेथिल इधर आ जाएगा, बिल्कुल बीचों बीच से निकलेगा इन दोनों एच के बीच, ठीक है। तो लास्ट वाले में देखो, ये मेथिल यहाँ पे आ गया, ये H यहाँ पे आ गया, ये H यहाँ पे, है ना। अब तो आप लोग समझ में आ रहा होगा क्या कहानी हो रही है। और ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। स्टैगर्ड या इसका एक नाम एंटी फॉर्म भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें सेम ग्रुप 180 पे आ जाते हैं, है ना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। मेथिल के जस्ट सामने 180 पे मेथिल आ गया, H के सामने H, H के सामने, तो इसको एंटी भी बोला नहीं, इसको स्टैगर्ड भी बोल देंगे, कोई गलत नहीं, ठीक है। एंटी ज्यादा फेमस है, एंटी पुलिस बुला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी फॉर्म बनता है। तो ये 4 आपके कन्फर्मर, ये 4 मेन कन्फर्मर है। ये वैसे तो इनफाइनाइट अरेंजमेंट होंगे, लेकिन उनमें से 4 जो मतलब के हैं वो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके आगे और नहीं बनेंगे, हाँ यही कहानी पीछे लौटने लगेगी। फिर से सिस्टम घुमाओ, ये H के पीछे मेथिल आ जाएगा, H मेथिल के पीछे H, H के पीछे तो वो वाली सिस्टम, बस वो ऐसा लगेगा कि फर्क किया गया है।
हर बार सिस्टम होने वापस वहीं पर पहुंच जाएंगे, अब नए नहीं बनेंगे, अब वही रिपीट करने लगेंगे बेटा, ठीक है। तो नॉर्मल ब्यूटेन के बन गए, मेन कन्फर्मल 4 बन गए, तो इसमें एक का नाम है फुली एक्लिप्स, दूसरे का बॉक्स फॉर्म विद पार्शली एक्लिप्स और एंटी फॉर्म, ठीक है। एंटी को स्टैगर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक। अब इसमें बना लो पहले तो अच्छे से, क्योंकि डायग्राम बनाने जरूरी है। हाँ, सेकंड वाले को भी स्टैगर्ड बोल सकते हैं, कोई गलत नहीं, ठीक है। क्योंकि स्टैगर्ड आपके 60 डिग्री पे और 1 यहाँ, और क्या करें बेटा? सर यहाँ पे अगर 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में सर रियर कार्बन पे अगर मेथिल नीचे बैठा है तो सर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर स्क्यू फॉर्म बनेगा। हॉर्स पोजीशन में कौन सा फ्रंट कार्बन कह रहे हो? सर रियर कार्बन। रियर कार्बन, हाँ। मेथिल को सर कहाँ रियर बैठा दो? कार्बन में सर अगर मेथिल नीचे रहे सर हाइड्रोजन की जगह। मेथिल हाइड्रोजन की जगह है? यस सर। ये वाला तो सर यहाँ तो yes, ये वाला तो ये बन जाएगा ना, ये वाला केस बन जाएगा। सर फिर यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर यहाँ स्क्यू फॉर्म बनेगी। नहीं, 0 डिग्री पे तो हमेशा एक्लिप्स भी बनेगी बेटा, क्योंकि मेथिल आप यहाँ बैठा लो ना, इस जगह यहाँ बैठाना है ना। यस सर। और यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो आप ऐसे समझो कि मेथिल के जस्ट पीछे H आ गया है ना। फ्रंट कार्बन के ग्रुप और सेकेंड कार्बन के ग्रुप के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, ऐसे H के पीछे मेथिल आ गया, तो ये तो एक्लिप्स्ड फॉर्म है। हाँ, इसको लेकिन फुली एक्लिप्स्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेम ग्रुप आगे पीछे नहीं आ रहे हैं। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? पार्शली एक्लिप्स्ड, है ना? यस क्लियर? स्क्यू नहीं बोलेंगे यहाँ पे। स्क्यू या गॉच 0 से 120 के बीच वाली जो फॉर्म होती है ना, उन्हीं को। इसकी फॉर्म तो सीधी कहानी है, 0 से 120 के बीच में अगर कोई भी एंगल पे बन रहा है वो सब स्क्यू होती है, लेकिन एग्जैक्ट 60 डिग्री पे जो स्क्यू बनती है उसको गॉच बोल दिया है, उसको फिर गॉच बोल दिया। ठीक, क्लियर है ना? यस। अब देखो, इसमें हम लोग स्ट्रेन कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एंगल स्ट्रेन। तो देखिए, एंगल स्ट्रेन क्या किसी में होगा? क्योंकि ये तो सभी ओपन चेन स्ट्रक्चर थे ना, है ना, कोई साइकिल तो थी नहीं किसी में, तो एंगल स्ट्रेन सब में क्या हो गए? 0, है ना। डैश लगा दिया इसलिए मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा हो, एंगल स्ट्रेन अपसेट है। फिर आते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन बॉन्ड पेयर के आगे पीछे आने पे होता है 0 डिग्री पे। तो टॉर्जनल स्ट्रेन एक्लिप्स्ड फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर 0 डिग्री पे आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे एक तो ये, लेकिन एक्लिप्स भी 2 बन रही है। यहाँ भी देखो बॉन्ड पेयर कितने एंगल पे आ गए? 0 एंगल पे। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल क्या हो गया? 60 डिग्री। 60 डिग्री पे टॉर्जनल स्ट्रेन या बॉन्ड पेयर के लिए ये एंगल काफी ज्यादा कंसीडर किया जाता है। इस पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा इन दोनों में होगा, टॉर्जनल स्ट्रेन, ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म में। तो देखो, जहां पे पार्शली एक्लिप्स लिखा है वहां पे भी लिख दो मैक्सिमम, ठीक है, और यहाँ पे ना के बराबर है डैश लगा दो, ठीक है। मिनिमम होगा वैसे तो, और फुली एक्लिप्स में तो हाँ मैक्सिमम ही होगा, एंटी में ना वो वांडा वाले स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो बल्कि ग्रुप की वजह से जो स्ट्रेन आता है वो वांडा स्ट्रेन आता है,
टॉर्जन स्ट्रेन में केवल बॉन्ड पेयर के बीच का रिवर्सल दिखा रहा है। हाँ वो सेम है ना, वो सेम ही होगा। टॉर्जनल स्ट्रेन केवल बॉन्ड के रिवर्सल से देखते हैं, उसमें ग्रुप को मत देखो, ग्रुप का चेहरा नहीं देखो, केवल बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल देख लो। अगर 0 डिग्री पे है तो मैक्सिमम है, 60 पे है तो मिनिमम है, या उसको ऑब्सेंट भी मान सकते हो। फिर आते हैं वांडर स्ट्रेन में बल्की ग्रुप के पीछे बल्की ग्रुप, तो सुमो टाइप के ग्रुप आगे पीछे आ जाए 0 डिग्री पे तो खतरनाक उसमें लगेगा वांडर स्ट्रेन। इसमें देखो, इसमें मेथिल के पीछे मेथिल, देखो ये फुल्ली एक्लिस में देखो कहानी बड़ी भयानक है। मेथिल के पीछे मेथिल ये दोनों ही बल्की ग्रुप है, और कितने एंगल पे आ गए बल्की ग्रुप? 0 डिग्री पे। अच्छा, बाकी किसी को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बल्कि होते नहीं, तो केवल आप चारों डायग्राम में मेथिल के बीच का एंगल देखते जाओ। तो फुल्ली एक्लिस में मेथिल के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब जरा गॉस फॉर्म में देखो, मेथिल के बीच का एंगल 60, तो थोड़ा सा कम हुआ होगा, लेकिन बहुत कम नहीं हुआ होगा, ठीक है। लेकिन फुल्ली एक्लिस से तो वांडर स्ट्रेन कम ही हुआ है ना। अच्छा, ये यहाँ पे देखो पार्सली कितना हो गया 120, तो इसका तो इससे भी कम होगा। पार्सली एक्लिस का वांडा वाली स्ट्रेन तो गॉस से भी कम हो गया, क्योंकि मेथिल का एंगल बढ़ गया 120, डिप्रेशन और कम हो गया बल्कि ग्रुप के बीच में, और इसमें तो खत्म ही हो जाता है 180 पे। बोलते हैं कि वांडा वाली स्ट्रेन नेग्लेक्जिबल हो जाता है अब से, ठीक है। तो अगर अब इसको हम लोग लिखे तो कैसे लिखेंगे? तो फुल्ली एक्लिस में लिख देंगे मैक्सिमम, ठीक है। पार्सली एक्लिस में मॉडरेट, बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं, गॉच में मॉडरेट लिखो, गॉच में मॉडरेट। पार्सली इसमें 120 पे आ रहा था ना, तो हाँ लो या लेस लिखो, और इसमें एब्सेंट, एंटी में एब्सेंट कर दो, एंटी में एब्सेंट। इस तरह से स्ट्रेन वैरी कर रहा है। अब स्टेबिलिटी डिपेंड करती है टोटल स्ट्रेन पे, नेट स्ट्रेन पे। तो सबसे कम स्ट्रेन किसमें है? तो एंटी में तो सारे स्ट्रेन नेग्लेक्जिबल है, स्ट्रेन जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा ये ऑर्डर शायद स्ट्रेन का दिया हुआ है, तो सबसे कम स्ट्रेन एंटी का है, इसलिए गॉच नहीं वांडा वाली स्ट्रेन कह रहे हो, एक टॉलरेंस स्ट्रेन। हाँ, किसके से बीच में थोड़ा सा कंपेयर करना आसान रहेगा हम लोग को। अगर लिख देंगे ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, है ना। तो 60 डिग्री पे उसको नेग्लेजिबल ही मानो, उसको थ्योरी में मत ही करो, है ना। मिनिमम है ना, 0 तो नहीं होगा, लेकिन वो इतना कम होगा उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मिनिमम स्ट्रेन किसमें आ रहा है? एंटी, ठीक है। उससे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेन बता सकते हो किसमें? केवल वांडा वाला स्ट्रेन है मॉडरेट टाइप का, उससे थोड़ा सा। फिर पार्सली एक्लिस में टॉर्जनल स्ट्रेन भयानक है मैक्सिमम, और वांडा स्ट्रेन कम है, लेकिन टोटल का सम तो इससे ज्यादा ही आएगा, क्योंकि इसमें 2 तरह के स्ट्रेन है, और एक स्ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्ट्रेन है ना, दूसरा भले ही कम है लेकिन टोटल सम से ज्यादा ही आ जाएगा गॉस के। और फुल्ली एक्लिस में तो दोनों स्ट्रेन मैक्सिमम है, टॉर्जनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है और वांडा स्ट्रेन मैक्सिमम, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेन कन्फर्मर होता है नॉर्मल मीटर में फुल्ली एक्लिस। और जस्ट अपोजिट ऑर्डर, जो स्ट्रेन का ऑर्डर है उसका जस्ट अपोजिट ऑर्डर किसका हो जाएगा? स्टेबिलिटी का, है ना। एंटी फॉर्म की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारे स्ट्रेन नेग्लेजिबल ही देखते हैं, है ना। फिर गॉच सेकंड नंबर में, फिर पार्सली एक्लिस, फिर फुल्ली, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। बोलो भाई, हाँ क्या करूं? पार्सली एक्लिस में उसमें बॉन्ड पर का एंगल बताओ कितना है?
पार्सली एक्सक्लूसिव। टॉर्जनल स्ट्रेन बॉन्ड पेयर की रिपल्सन की वजह से राइज होता है, उसमें मेथिल हाइड्रोजन क्यों देख रहे हो आप? यही तो गड़बड़ हो रहा है। अब बॉन्ड के बीच का एंगल देखो, पार्सली एक्सक्लूसिव में बॉन्ड पे कितने एंगल पे आ रहे हैं? 0। चाहे खुली स्थितियों पे उसमें ग्रुप ना देखो, मेथिल बैठा है, वो क्यों देख रहे हो? वो तो वाटर स्टेट में देखना है ना। तो पार्सली एक्सक्लूसिव में एंगल 0 पे बनता है, तो वो मैक्सिमम ही बोलते हैं। खुली एक्सक्लूसिव में भी मैक्सिमम और पार्सली एक्सक्लूसिव दोनों, ठीक है। अब ग्राफ बना लेते हैं वही वाला जैसे अभी बनाया था, है ना। देखो 0 डिग्री पे हमारे, अच्छा ये मैंने पहले अरेंज कर दिया पोटेंशियल एनर्जी के ऑर्डर में। देखो जो फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है उसकी पोटेंशियल सबसे कम है, एंटी फॉर्म सबसे स्टेबल, तो मैंने सबसे कम पोटेंशियल इसकी शो करी है एंटी, उससे थोड़ी ज्यादा स्टेबल गॉस, तो उसकी पोटेंशियल बढ़ गई। उससे थोड़ी और ज्यादा पार्सली एक्टिव, पोटेंशियल और बढ़ गई, और सबसे ज्यादा फुल्ली एक्टिव। तो इस तरह से पहले आप लिखो, है ना। अब देखते जाओ बेटा, 0 डिग्री पे आप बताओ कौन सा कन्फर्मर बन रहा है चारों में से? फुली एक्टिव है ना। देखो आप लोग तो बनाए होंगे। 0 डिग्री पे ये बन रहा था पहला वाला फुली एक्टिव, है ना। और 60 पे गॉज, 120 पे पार्सली स्क्रिप्ट और 180 पे एंटी। फिर ये वापस जाने लगेगा रिवर्स डायरेक्शन। तो देखो पहले बनाते 0 डिग्री पे आप दिखा दो फुली एक्टिव, फुली एक्टिव ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे, है ना। ग्राफ में आ जाओ, ये वाला 0 डिग्री पे ये वाली लाइन किसकी फुली है? 60 पे कौन सी फॉर्म बन गई थी? गॉज। गॉज की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लाई करने लगी 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे यहाँ पे लाई करने लगी। 120 पे यहाँ कहीं लाई करने लगेगी, ठीक है। और 180 पे एनडी यहाँ आ जाएगी पोटेंशियल। अब 180 बाद फिर से कहानी रिवर्स हो रही थी, 180 के बाद फिर 60 घुमाएंगे 240, तो कौन सी फॉर्म बनेगी? पार्सली एक्टिव। पार्सली एक्टिव मतलब ये ग्राफ का पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर 60 घुमाएंगे तो पार्सली एक्टिव गॉज में जाएगी, तो 300 पे गॉज, और 360 पे फिर से अगेन पहली वाली फॉर्म कौन? फुली एक्टिव। फिर ग्राफ कहाँ पहुंच जाएगा? फुली एक्टिव। वो देखो कंफर्मेशनल आइसोमर का नंबर अगर देखना है तो इस तरह से करना पड़ेगा आपको, उसी के लिए करना ही पड़ता है। ये ग्राफ का मेन जो उद्देश्य है वो नंबर ऑफ कंफर्मेशनल आइसोमर निकालने में यूज करेंगे। हाँ, इसमें हम लोग को जो मेन मिनिमा है वही काउंट करेंगे, लोकल मिनिमा नहीं काउंट करेंगे, है ना। ठीक है, देखो ग्राफ बनाते हैं पहले, तब और क्लियर हो जाएगा आप क्या पूछ रहे हो, है ना। तो भी हो सकता है कि आप कुछ और पूछ रहे हो। पहले ग्राफ ऐसे आया, है ना, और 120 पे पार्सली एक्टिव ऊपर गया, 180 पे एंटी फॉर्म, फिर नीचे आया, ठीक है। 240 पे फिर से ग्राफ ऊपर जाएगा, पार्सली एक्टिव, फिर गॉज, और फाइनली फुल एक्टिव। ऐसा ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ में एनर्जी मिनिमा केवल एक बार हो रही है, हाँ, मिनिमा एनर्जी वो 180 पे, और इससे वो ये वाले मिनिमा मत गिनो, है ना। मेन मिनिमा सबसे ओवरऑल जो मिनिमा है वो वाला गिनना है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ कंफर्मेशनल आइसोमर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, है ना, तो ये आंसर 3 दिया हुआ है इसमें। तो इसमें लोकल मिनिमा भी लग रहा काउंट कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों और प्लस ये दोनों मिला के ये आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, है ना। तो उस डिफिनेशन में जो एनर्जी मिनिमा है वो लोकल मिनिमा को भी कंसीडर करके काउंट करना, ठीक है, क्योंकि इसके भी 3 ही आते हैं, वो आंसर सही है उसका, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 तीनों मिनिमा काउंट करो, ये वाला भी मिनिमा एक बार किया है, एक। तो इनके रिस्पेक्ट में कंफर्मेशनल आइसोमर हमारे क्या बनेंगे? 3, उनका नंबर 3 है, ठीक है।
जिसमें एक मिनिमा एंटी फॉर्म के रिस्पेक्ट में आ रहा है और 2 मिनिमा गॉस फॉर्म के रिस्पेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तीनों वहां पे क्या था कि तीनों मिनिमा स्टैगर्ड के फॉर्म के रिस्पेक्ट में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहानी अलग है। यहाँ पे सारे मिनिमा एक ही फॉर्म के रिस्पेक्ट में नहीं आ रहे, इसमें 2 मिनिमा आ रहे हैं गॉस फॉर्म के रिस्पेक्ट में और एक मिनिमा आ रहा है एंटी फॉर्म के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो नॉर्मल ब्यूटेन के भी कन्फर्मेशनल आइसोमर जो बनते हैं वो नंबर में 3 काउंट किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? इसमें लोकल मिनिमा भी कंसीडर करता है। 3 डायरेक्टली पूछा है, इनडायरेक्टली पूछा ही नहीं जाएगा ना। देखो ऑब्जेक्टिव में पूरा क्यों बनाया गया है, ये रिजल्ट याद कर लेना है ना। वो तो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं तो पूरा बिना ग्राफ के हम बोलेंगे 3 कंफर्मेशन आइसोमर है, तो आप मुझे दूर के देखोगे यार, ऊपर तो 4 बन रहा है नीचे आप बोल सकते हैं वो, जब तक ग्राफ नहीं बनाएंगे तब तक आप मुझे क्लियर नहीं होगी, है ना। क्योंकि उसकी बेसिक डेफिनेशन कह रही कि जहाँ पे मिनिमा पोटेंशियल मिनिमा बनाई कर रहे उन अरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनको काउंट करते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, तो इसकी थ्योरी जो है, हाँ हम लोग तो उसमें वैसे पहले तो एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये एसाइक्लिक में और साइक्लिक में साइक्लोहेक्सेन भी था, साइक्लिक में साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्म में भी थे, लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन का हटा दिया गया कन्फर्म है ना, मतलब वो थ्योरी उड़ा दी गई है। लेकिन आपकी सीट में शायद अभी भी चल रहा हो, देखना आपकी सीट में शायद साइक्लोहेक्सेन के भी दिए होंगे क्वेश्चन, तो वो वाले अननेसेसरी अब पूछे जाएंगे नहीं, क्या करोगे। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन वाला पढ़ने का मन हो तो अगर है ना नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ा देगी आप, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, पूछा बस एथेन ब्यूटेन और बस ब्यूटेन का एक ही क्वेश्चन कर लीजिए। इन द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशंस ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन, इसमें बताने नॉर्मल ब्यूटेन के मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन कौन सा है, मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, एंटी होता है। अब एंटी पहचानो कौन सा है, यही वाला एंटी मिला है ना, जिसमें सेम ग्रुप 180 पे आ जाओ। ठीक है, बस इसी को टिक मारो सिर्फ। ठीक है, अगर अच्छा पूछता कि लीस्ट स्टेबल तो सी होगा, फुली एक्लिप्स है ना बनाया हुआ उसका सी होगा। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल बनाने आने से। अच्छा, फिर इसमें आपको एक स्पेशल केस भी बता देते हैं कि चलो एथेन प्रोपेन ब्यूटेन के बनाने होंगे तो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, लेकिन एक इसमें जनरल टाइप ये आपको याद रखना है कि कभी ऐसा कोई टाइप हो कि जैसे 2 कार्बन है ना जिनके अबाउट कन्फर्मर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और उन 2 कार्बन पे कोई 2 ग्रुप लगे हों। ठीक है, अच्छा जब तक ये ग्रुप एल्किल होंगे, जैसे मेथिल होगा, एथिल होगा, हाइड्रोजन होगा, ड्यूटेरियम होगा, तब तक तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, तब तक तो स्टेबिलिटी ऑर्डर वही रहेगा जो हम लोग अभी पढ़ लिया। ठीक है, लेकिन कई बार आपको ऐसे एग्जांपल दे दिए जाएंगे जिसमें ये एक्स वाई ग्रुप एल्किल और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई दूसरे लगा दिए जाएंगे, है ना, उनके अलावा। और अगर इनमें से कोई हो, इन मुन्ना भाइयों को पहचान लो, जैसे OH, यहाँ पे दोनों जगह OH बैठा देते, या एक जगह OH या दूसरी जगह इनमें से कोई दूसरा भी बैठा सकता है, ऐसे भी कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकते हैं कि एक जगह OH बैठा दे, एक जगह CHO बैठा दे, तो भी वही केस बन जाएगा। या दोनों जगह CHO बैठा दे, दोनों जगह COOH बैठा दे, दोनों जगह NH2 बैठा दे, या एक जगह NH2 एक जगह OH बैठा दे, या एक जगह फ्लोरीन एक जगह OH बैठा दे, है ना, इस तरह से। तो अगर ऐसा कोई एग्जांपल देखने को मिले, है ना, तो इन केसेस में इनके जो कन्फर्मर बनेंगे इनके भी मेन वही 4 ही बनेंगे, है ना। लेकिन अभी तक सबसे स्टेबल कौन था, ब्यूटेन में सबसे स्टेबल कौन सा था, एंटी वाला। लेकिन इस सिचुएशन में सबसे स्टेबल हो जाएगा गॉस, है ना, मतलब स्टेबिलिटी में क्या फर्क आएगा, गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी एंटी से भी एक्सीड कर जाएगा।
इतना थोड़ा सा चेंज आएगा। सबसे ज्यादा गॉस स्टेबल, फिर एंटी, सेकंड नंबर में एंटी, फिर पार्शियली में तो वही रहेगा। क्यों ऐसा क्यों हो गया? गॉस फॉर्म क्यों ज्यादा स्टेबल हो गई? उसका रीजन क्या है कि इनकी गॉस फॉर्म जब बनाएंगे तो उसमें गॉस फॉर्म स्टेबलाइज हो जाएगी एडिशनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगेगी इन ग्रुप के बीच में। जो ये ग्रुप ऊपर लिखे गए ना, इनके बीच में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगेगी, वो भी इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। और इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बनने की वजह से स्ट्रेन काफी कुछ हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं, है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी और स्ट्रेन मिनिमाइज होने की वजह से गॉस फॉर्म। अच्छा, एंटी में वही ग्रुप 180 पे आएंगे तो फिर इंट्रा डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बन नहीं पाएगी। उल्टा गॉच में क्या बनने लगेगी? इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से भी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फुली इंग्लिश में ही होगी सबसे। देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करती है, हाँ, ऐसा नहीं कह सकते कि डिस्टेंस बहुत कम है तो ज्यादा होगा। वहां पे भी बॉन्डिंग सेम स्ट्रेंथ की लगभग बन रही होगी, लेकिन वहां पे स्ट्रेन उस पे हावी होंगे, मतलब स्ट्रेन ज्यादा डोमिनेंट होंगे, वन डबल स्ट्रेन वगैरह। लेकिन गॉज में स्ट्रेन पे हावी हो जाएगा कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेंट हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। और एंटी में हाइड्रोजन बन नहीं पाती है, इसलिए गॉज की स्टेबिलिटी देखा जाता है कि ज्यादा हो जाती है ना। ये रिजल्ट है, लेकिन हम लोग जैसे ये एग्जांपल में दिखाया गया है, जैसे आपसे पूछा जाए ड्रॉ द कन्फर्मर ऑफ एथेन 1,2 डाइऑल, है ना, इसके कन्फर्म बना है, इसके कन्फर्म बनाओ तो वही 4 बनेंगे, ठीक है। लेकिन है ये नोट कर लेते क्या? चलो नोट कर लो। एथेन के कन्फर्मर जो 4 बनते थे उसमें सबसे स्टेबल एंटी होता था। लेकिन अगर ये सिचुएशन कभी आ जाए कि मेथिल की जगह इनमें से कोई 2 ग्रुप बैठे हो, तो वहां पे गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी एंटी से भी ज्यादा होगी। इसका रीजन होगा केवल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। गॉस फॉर्म में एच बॉन्डिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। जैसे ये वाला है ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, तो इसका आप अगर चारों कन्फर्मर बनाओ तो पहला ऐसा बनेगा, फुली एक्लिप्स, OH के पीछे OH आएगा, फुली एक्लिप्स, ठीक है ये। और जैसे ही सिस्टम घुमाओगे तो ये OH थोड़ा इधर आ जाएगा 60 डिग्री पे, लेकिन यहाँ पे वो जो OH एक दूसरे के स्टेट में 60 डिग्री पे आ रहे हैं, तो एक OH का हाइड्रोजन दूसरे OH के ऑक्सीजन जिस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा उनके बीच में क्या बनने लगेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगेगी, और इसकी वजह से उसके स्ट्रेन मिनिमाइज हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, है ना। और अच्छा, जब आप और घुमाओगे तो एंगल फिर पहुंच जाएगा यहाँ पे 120। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोग जानते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनती है। एक्टिव हाइड्रोजन कौन से होते हैं? जो FON इनसे बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो OH के पास एक्टिव, देखो यहाँ पे H बॉन्डिंग क्यों नहीं बन पा रही? क्योंकि देखो इसका H तो एक्टिव है, लेकिन इसके पीछे जो H आ रहा है वो तो कार्बन से कनेक्टेड है ना, और कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है, तो यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, है ना। या ये वाला OH इस H के साथ नहीं बना पाएगा। एंटी में तो डिस्टेंस ही इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पॉसिबल ही नहीं बन पाना, ठीक है। तो यहाँ जो H बॉन्डिंग बन रही है, सबसे स्टेबल H बॉन्डिंग जो बन रही है यहाँ पर गॉस फॉर्म में बनती है, और गॉस फॉर्म में इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बनने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। इसमें ये ऑर्डर आता है। में क्या
है प्रॉब्लम, देखो उसका रीजन ये कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपको समझना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती कब नहीं बनती। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो इसमें ये सिचुएशन है कि फ्रंट कार्बन पे OH लगा हुआ है और रियर कार्बन पे यहाँ पे H लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या ये हाइड्रोजन एक्टिव है? क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन से कनेक्टेड है ना। कार्बन में भी अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता तो भी वो एक्टिव होता, लेकिन वो कार्बन तो सिंगली बॉन्डेड है ना। तो ये हाइड्रोजन एक्टिव नहीं है, और ये हाइड्रोजन एक्टिव नहीं है तो ये O के साथ नहीं बना पाएगा। अच्छा, उसका OH कहाँ पहुंच गया ये नहीं देख लो, उसका OH यहाँ पे पहुंच गया है ना। हाँ ये तो ये यहाँ पे कैसे बना पाएगा भाई? 120 पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसा सोचो ना जैसे बेंजीन, और बेंजीन में 2 OH लगा दूं मैं मेटा पोजीशन पे, क्या इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बन पाती है? क्यों नहीं बन पाती? हाँ ये बचपन में पढ़ा गया था, वो एक्चुअली बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री से ज्यादा अगर ग्रुप अरेंज हो गया तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है, वो ग्रुप एक दूसरे की वांडरवल रेडियाई पे ही नहीं आते, है ना। जब एक ग्रुप का हाइड्रोजन दूसरे के वांडरवल रेडियाई में आएगा, एक्टिव होगा, तब एस बॉन्डिंग बन पाएगी, है ना। मेटा पे वो बॉन्डिंग 120 पहुंच जाता है, आर्थो में 60 होता है, आर्थो वाले बन जाते हैं। अगर यही दोनों OH आर्थो में डाल दे तो बन जाएगी, है ना। वो पैरा में तो 180 में पहुंच जाते हैं, कभी बन ही नहीं सकती है। डिस्टेंस बढ़ जाती है, इस वाले फॉर्म में डिस्टेंस 120 हो जाएगी। तो ये वाला OH इसके साथ नहीं बना पाएगा, या ये वाला H इसके साथ नहीं बना पाएगा, ठीक है ना। ये तो ये बस ये ध्यान रखना कि ये वाला केस कभी दिख जाए तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? गॉस फॉर्म। मतलब ये कहना भी सही नहीं कि हमेशा एंटी फॉर्म ही स्टेबल होती है ना। इस तरह के सिचुएशन में गॉस फॉर्म की स्टेबिलिटी एंटी से भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जल्दी वाला बताओ इसका आंसर क्या होगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग गॉस कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म? इन चारों में किसका गॉस फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं केवल सी? ये MCQ टाइप का है भाई। नहीं नहीं नहीं, इन विच ऑफ फॉलोइंग गॉस कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल। मतलब देखो जैसे इसके इसके हाँ ए तो है, ठीक है, क्योंकि इसका O का H बना लेगा N के साथ। इसकी जब गॉस फॉर्म बन रही होगी, यहाँ पे तो नॉर्मल वे में लिखा हुआ है, जब इसकी आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखोगे तो इसकी गॉस फॉर्म क्या O का H NH2 के साथ बना लेगा, तो इसकी गॉस फॉर्म मोस्ट स्टेबल हो जाएगी। B में होगा? क्यों नहीं होगा? क्लोरीन के साथ, कौन के साथ ही तो बनाते हैं ना। O का H एक्टिव है और फ्लोरीन के साथ बना लेगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसमें एस बॉन्डिंग तो वही आएगी भाई, HF में एस बॉन्डिंग नहीं होती है। हाँ तो यहाँ क्यों नहीं होगी? इसमें हो जाएगी। इसका H एक्टिव है और वो ये जो सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसके साथ बना लेगा, लास्ट में नहीं होगा, है ना। ब्रोमीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। SON यही 3 एटम एक्टिव हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं, ब्रोमीन एक्टिव हाइड्रोजन, ब्रोमीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बनाते, तो ये हटा दो बस, ठीक है। तो इन तीनों केस में, है ना, चाहे ये क्वेश्चन दे दिया जाए या इसके कन्फर्मर में, इनके कन्फर्मर में गॉस सबसे स्टेबल होगी, लेकिन लास्ट वाले के कन्फर्मर बनाएंगे तो उसमें कौन सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी? उसमें एंटी सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि रिस्पॉन्डिंग नहीं बन पा रही, है ना। क्लियर? तो ये ध्यान रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी रोल देखने को मिलता है, ठीक है।
ऐसा एक ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप लोग, डाइपोल मोमेंट कभी निकालना हो, नेट डाइपोल मोमेंट, कैलकुलेशन ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट इन कन्फर्मर और नॉर्मल ब्यूटेन के कन्फर्मर में जैसे आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है समीशन ऑफ काई आई इनटू म्यू आई, ठीक है। काई आई एक्चुअली मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, काई जो है वो मोल फ्रैक्शन है ना, वो जो भी कन्फर्मर है उसके मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और म्यू उसका क्या है, उस पर्टिकुलर कन्फर्मर का डाइपोल मोमेंट है, म्यू उसका पर्टिकुलर कन्फर्मर का डाइपोल मोमेंट, म्यू आई आई, ठीक है। अब हाँ, अब नॉर्मल ब्यूटेन में मेन कन्फर्मर कौन कौन से बनते थे, C2 C3 के बीच में पूछ रहा हूँ, तो मेन कन्फर्मर 4 बनते थे, है ना, कौन कौन से, फुली इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड, गॉज एंड, तो वही आई अलग अलग ले लिया गया, एक बार आई फुली इक्लिप्स्ड के लिए ले लिया गया, है ना, एक बार आई की जगह गॉज फॉर्म के लिए ले लिया गया, एक पार्शली इक्लिप्स्ड, एक बार एंटी, ठीक है। अब इसमें दो के मोल फ्रैक्शन बोलते हैं बहुत कम होंगे, वेरी वेरी लेस, किसके, फुली एक्लिप्स्ड और पार्शली एक्लिप्स्ड के मोल फ्रैक्शन नेग्लिजिबल होंगे एज कंपेयर टू गॉज फॉर्म एंड एंटी फॉर्म, इनको इग्नोर कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कोई बता सकता है क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये कन्फर्मर, जैसे ये वाला डायग्राम देखो, देखो फुली एक्लिप्स्ड की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, देखो एनर्जी लेवल डायग्राम में फुली एक्लिप्स्ड की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद सेकंड नंबर में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल बहुत समझदार होते हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल के मोल जो होंगे वो किस फॉर्म में रहना चाहेंगे, सबसे ज्यादा तो यहाँ रहना चाहिए, सबसे ज्यादा मोल फ्रैक्शन यहाँ पे मिलेंगे किस फॉर्म के, एंटी फॉर्म के, ठीक है, उससे थोड़ा ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे गॉस फॉर्म, लेकिन यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होंगे ना फुली एक्लिप्स्ड और पार्शली एक्लिप्स्ड, उनके मोल फ्रैक्शन एज कंपेयर्ड टू गॉस और एंटी बहुत ही कम होंगे, है ना। अब ऐसे पहाड़ियों में कौन रहना चाहता है, इंडिया में, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में कितनी पॉपुलेशन हिमालय की चोटी में रहती है, तो गिनी चुनी फ्रैक्शन में, है ना, कौन माउंट एवरेस्ट में रहना चाहेगा, अपना घर कोई माउंट एवरेस्ट भाई बनाना चाहेगा, नहीं बनाना, वहां तो जीवन ही नहीं है यार, कितना जी लोगे पास में, तो वही बात है, पहाड़ों की चोटियों में रहने वाले मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन बहुत कम होता है ना। अब यूपी में इतनी पॉपुलेशन क्यों है, यूपी का ग्राउंड लेवल पे हर सुख सुविधा है कि नहीं, नहीं तो देहरादून वगैरह या उसके आगे और पहुंच जाओ उत्तरांचल में, तो वहाँ की लाइफ बहुत आसान नहीं है ना, स्कूल भी इतने दूर दूर है, बच्चों को स्कूल जाने के लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, इतना घुमावदार रास्ता रहता है, पता ना रास्ते में कोई चट्टान गिर पड़े तो दिक्कत तो नहीं है, तो भाई ऐसे समझो कि यहाँ पे वही चीज है कि टोटल मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो ज्यादातर कन्फर्मर्स इस फॉर्म में रहना चाहेंगे, एंटी फॉर्म में, और उससे थोड़े से कम रहना चाहेंगे गॉस फॉर्म में, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम होगी, फुली एक्लिप्स्ड और पार्शली एक्लिप्स्ड, इसलिए वो मोल फ्रैक्शन इतने कम होते हैं कि डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन करते समय हम लोग इनको क्या करते हैं, फुली एक्लिप्स्ड और पार्शली एक्लिप्स्ड के मोल फ्रैक्शन इग्नोर मार देते हैं, केवल कौन से कंसीडर करते हैं, गॉस के और एंटी के, है ना। और इसमें भी देखो जो ये एंटी फॉर्म है, एंटी फॉर्म देखो मैंने बगल में बनाई है, एंटी फॉर्म का खुद का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0, क्योंकि सेम ग्रुप आमने सामने आ रहे हैं, देखो मेथिल का प्लस आई लग रहा है, इसका भी प्लस आई लग रहा है, तो इन दोनों के वेक्टर कैंसिल आउट हो रहे होंगे, इनका म्यू कैंसिल हो रहा होगा, हाइड्रोजन का अपना अपना कैंसिल हो रहा होगा, तो ये जो एंटी फॉर्म होती है इसका खुद का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0, एंटी फॉर्म तो नॉन पोलर होती है, तो ये जो म्यू है इसका म्यू ही 0 हो गया, जबकि इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी,
इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। तो ये भी पिक्चर से क्या हो गया गाया, अगली लाइन में इसको उड़ा देना। इसका मतलब फॉर्मूला बहुत छोटा सा बन गया, कितना प्यारा फॉर्मूला बन गया। नॉर्मल ब्यूटेन का अगर कभी नेट डाइपोल मोमेंट दे दिया जाए तो वो केवल किसके बराबर कर देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस फॉर्म इनटू डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉस फॉर्म। इस पे 2006 में क्वेश्चन पूछ चुका है आईआईटी एडवांस में, केवल इसी फॉर्मूले पे है ना। उसमें नेट डाइपोल मोमेंट दिया हुआ था, मोल फ्रैक्शन उसने गॉस फॉर्म का दिया हुआ था, और ये पूछा था डाइपोल मोमेंट गॉस फॉर्म का, सीधे रख के आंसर निकालना था, कुछ करना नहीं था। बस इसको इतना पता होगा तो कर ही लिया होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस में एंटी होता है। हाँ उसमें 0 नहीं होता है, इसमें एंगल एक्चुअली थोड़े वैसे हो जाते हैं, मतलब 180 पे नहीं आ पाते। ओ पे लोन पेयर भी होता है ना, तो ओ के रिस्पेक्ट में बी से बनने लगती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये वाला ये क्वेश्चन करना, तो क्वेश्चन कर दो भाई, बता दो आप लोग, बता दो। J6 Newman projection of butane is given by C2 is rotated by 120 along C2 C3 bond. वन 120 से रोटेट कराने को बोल रहे हैं, ये मेथिल यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, ये H यहाँ पहुंच जाएगा, ये H तो एंटी फॉर्म बनती हुई दिख रही है। अच्छा एंटी एंटी घुमा दो, हाँ वो देखना पड़ेगा, इधर घुमाओ 120 एंटी घुमाओ, और मतलब मैं रियर वाले ग्रुप ही घुमा रहा हूँ, फ्रंट वाला मत घुमाना, फ्रंट वाले फिक्स है। ये वाला पहुंच जाएगा इसकी जगह और ये वाला इसकी, तो गॉस बन रही है ना। फ्रंट कार्बन को तो फिक्स ही रख रहे हैं हम लोग, किसी एक को फिक्स रखना पड़ेगा, फ्रंट को याद है। और एंटी क्लॉकवाइज 120 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने से ये बन रहा है, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये कौन सा कन्फर्मर हो गया, गॉस हो गया ना। मेथिल मेथिल 60 पे आ रहे हैं ना, क्लियर। ये वाला बता दिए, द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कन्फर्मेशन है, इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, इट हैज मैक्सिमम एंगल स्ट्रेंथ। एंगल स्ट्रेंथ साइक्लिक कंपाउंड में होता है, साइक्लिक में होता ही नहीं है, तो गलत है। हाँ? It does not have exclusive strain, टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन इसमें नहीं होगा, तो 60 डिग्री पे टॉर्जनल स्ट्रेन वैसे भी एब्सेंट ही हो जाता है, तो ठीक तो है, लेकिन देख लेते कोई इससे भी गलत कोई नहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि टॉर्जनल स्ट्रेन में 60 डिग्री पे टॉर्जनल स्ट्रेन 0 नहीं होता है। अब ये डज नॉट हैव को बिल्कुल 0 मान रहा है कि नेग्लिजिबल मान रहा है, इस पे डिपेंड करता है कि और कोई पार्ट है को ऐसा बोला कि इससे थोड़ा ज्यादा करेक्ट आंसर हो तो उस 4 में से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टिक करना होगा। सी में कह रहा है इट डज नॉट हैव एनी इंट्रामोलर बॉन्डिंग, अरे है भाई, ये हाइड्रोजन जो है ये एक्चुअली ऐसा होगा और इसके साथ बना रहा होगा ऐसा, तो ये है, तो 2 गलत निकल गए। ये बी वाला अभी देखते हैं, पार्सली टाइप का करेक्ट है, डी वाला और देख लो, इट हैज मैक्सिमम वान डर वाल स्ट्रेन, वान डर वाल स्ट्रेन बल्कि ग्रुप के 0 डिग्री पे आगे पीछे आने की वजह से होता है, सबसे बल्कि मेथिल है, फ्लोरीन को बल्कि मत मानो, सेकंड पीरियड एलिमेंट, OH भी इतना बल्कि नहीं है, इग्नोर मारो। मेथिल मेथिल 180 पे है, तो यहाँ तो वान डर वाल स्ट्रेन मिनिमम है, अगर मेथिल मेथिल 0 डिग्री पे होते तो मैक्सिमम होते ना, ये वाला भी गलत है, तो इसको ठीक ठाक सही मान लेंगे, फिर डज नॉट मतलब वो पार्सली मान के चलता, ठीक है ना।
कई बार स्टेटमेंट देख के फिर आंसर करना पड़ता है। ठीक, क्लियर ये। अच्छा, इसमें कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन भी है, लेकिन वही बात है कि इसको देख लो, जल्दी में इसको देख लो एक बार फ्लो में, है ना। ऐसे सिलेबस से हट गया है, नहीं पढ़ोगे आएगा ही नहीं, लेकिन ठीक है पढ़ दो, नहीं तो आपको लगेगा सर ने टॉपिक छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि सीट में क्वेश्चन पड़े हुए हैं, एक दो क्वेश्चन टकरा जाएंगे आपसे। हाँ नहीं, ये पिछले साल हट गया है, 2020 में ही हट गया है। अभी लोग साइक्लोहेक्सेन का, हाँ क्या सीनियरिटी बता देंगे, ठीक है। देखो, और उसमें साइक्लोहेक्सेन के 4 कन्फर्मर बनते हैं, चेयर फॉर्म, बोल्ट फॉर्म, ट्विस्ट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। ये सबके डायग्राम है। चेयर फॉर्म ये होती है, ठीक है, और सबसे स्टेबल कन्फर्मर साइक्लोहेक्सेन का यही होता है, ठीक है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी, दोनों सिमेट्री होती है। बोल्ट फॉर्म ऐसी दिखती है बोल्ट की तरह, है ना। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे 20 से कट्टा मारो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। एक ये ट्विस्ट फॉर्म होती है, ट्विस्ट फॉर्म में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना सेंटर ऑफ सिमेट्री, और ऐसी फॉर्म जिसमें कोई सिमेट्री नहीं, वो क्या होती है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो कभी अगर पूछ दिया जाए कि साइक्लोहेक्सेन का कौन सा कन्फर्मर ऐसा है होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो वो ट्विस्ट कन्फर्मर होता है, ये 3rd नंबर वाला। और हाफ चेयर, ये आधी चेयर होती है ना। जैसे इधर वाला देखो तो आधा चेयर है, लेकिन इधर वाला प्लेन है, मतलब ये सारे एटम प्लेन के होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये 4 फॉर्म के नाम तो कम से कम पता ही होने चाहिए। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर का ये ऑर्डर है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, चेयर फॉर्म। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बेटा साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म होती है, और सेकंड नंबर में ट्विस्ट। इसको जल्दी से देख लो, भी बनाओ नहीं, इसमें समझ, बस एक बार समझते चले जाओ, ठीक है। अगर वही पूरा नहीं हो पाएगा फिर लग जाएगी, फिर अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होने से, है ना। तो चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल, फिर ट्विस्ट, फिर बोर्ड, और हाफ चेयर सबसे लीस्ट स्टेबल, ठीक है ना। अच्छा, कुछ छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं चेयर फॉर्म के रिस्पेक्ट में। देखो, चेयर फॉर्म कहते हैं, चेयर फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि इसके हर एक कार्बन के अबाउट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बन रही होती है। इसका हर एक कार्बन स्टैगर्ड टाइप का होता है, जैसे एथेन में स्टैगर्ड देखा था, वैसे इसमें ईच कार्बन के अबाउट स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बन रहा होता है ना। और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हर तरह के स्ट्रेन क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, इसलिए ये वाली फॉर्म सबसे स्टेबल होती है। इसमें टोटल स्ट्रेन 0 होता है ना। इन देखो लिखा है, इन नो नेट स्ट्रेन प्रेजेंट इन चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में कोई एंगल स्ट्रेन 0 होता है, क्योंकि इसके सारे एंगल 128 पे सेट हो जाते हैं चेयर फॉर्म। तो एंगल स्ट्रेन भी 0, टॉर्जन स्ट्रेन भी 0, वाटर स्ट्रेन भी 0, ठीक है, 0। अब देखो चेयर फॉर्म ऐसी दिखती है। हाँ, ये थोड़ा इसमें क्या है, ये वाला कार्बन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो देखो, जिस कार्बन जिस कार्बन का एपेक्स ऊपर की तरफ है, देखो कितने कार्बन जिनका एपेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, एक ये 3 कार्बन ही मिलेंगे, हाँ ये, और 3 कार्बन जिनका एपेक्स नीचे तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड, इधर इधर पॉइंट आउट कर रहा है। तो जिस तरफ एपेक्स है उसी डायरेक्शन में एक हाइड्रोजन होता है, और मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है ना, ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग जो हाइड्रोजन लगे उनको एक्सियल हाइड्रोजन बोलते हैं। जेड एक्सिस के अलोंग जो हाइड्रोजन लगे उनको क्या बोलते हैं, एक्सियल। और अलोंग द प्लेन, ये जो 4 एटम जिस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये चार एटम से मिलने वाला एक प्लेन कोई ना कोई बन रहा होगा। इस प्लेन के अलोंग जो हाइड्रोजन होते हैं वो इक्विटोरियल हाइड्रोजन होते हैं, तो क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल। तो हर एक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक्सियल डायरेक्शन में जेड एक्सिस के अलोंग है, और एक इक्विटोरियल, जो ये 4 कार्बन का प्लेन है इससे मिलके बनता है। प्लेन के अलोंग होता है, ऐसा भी नहीं कि एग्जैक्ट प्लेन में लाइन करें, लेकिन प्लेन के ऊपर नीचे भी होते हैं, लेकिन अलोंग द प्लेन को बोला जाता है, एग्जैक्ट प्लेन में नहीं करते लाइन, ठीक है। हाँ, वो एक्सियल
एक्सियल वाले सब जेड एक्सिस के लॉन्ग लाइफ है, ठीक है। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बनते हैं कैसे, देखो इसको समझना बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे एक्सियल, ये 1 वाला कार्बन पे एक्सियल पे जैसे मैंने बैठा दिया मेथिल, एक्सियल पे मेथिल बैठा दिया, और 2 वाले कार्बन पे मैंने एक्सियल पे दूसरा मेथिल बैठा दिया, तो बताओ ये दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 180। और 180 अगर है तो उसको सिस बोलेंगे, ट्रांस। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि 1 पोजीशन पे एक्सियल और सेकंड पे भी एक्सियल, तो कौन सी फॉर्म बनी, ट्रांस बनी। ये इधर इसमें लिखना पड़ेगा ए, ठीक है, मतलब समझ में ना कैसे रीड कर रहे हैं, 1 पे एक्सियल और 2 पे एक्सियल, ट्रांस। अब तो ऐसा लो, 1 पे एक्सियल पे मेथिल बैठा दिया और 2 पे मैंने इक्विटोरियल पे मेथिल बैठा दिया, तो इनके बीच का एंगल 180 से कम होगा, है ना, और 180 से कम है तो सिस, ठीक है ना। 128 होगा वैसे तो, लेकिन 180 से कम है तो उसको सिस बोलेंगे, तो ए ई, ठीक है। अच्छा अब बताओ, 1 कार्बन पे मेथिल एक्सियल पे बैठा दिया और 3 कार्बन पे मेथिल एक्सियल पे बैठा दिया, ये दोनों मेथिल एक दूसरे से ट्रांस है, जो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इनके बीच का एंगल 0 नहीं है, तो सिस है। तो यहाँ पे ए सिस है और ए ई ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। अब 1/4 देख लो जरा, 1 पे मेथिल बैठा दिया और 4 पे एक्सियल पे मेथिल बैठा दिया, दोनों एक्सियल पे बैठा दिए, लेकिन एक दूसरे एक्सियल पे कौन सा फॉर्म, ट्रांस। तो यहाँ पे ट्रांस, ये टेबल आपकी बन गई है, सिस ट्रांस कर रहा है। 2 और 1 पे ई बैठा दिया और 2 पे ए बैठा दिया तो क्या होगा, देखो इसमें बताओ, हाँ ट्रांस क्या बैठा है, 1 पे ई बैठा, मतलब 1 पे ई है, हाँ इक्विटोरियल पे मेथिल बैठा दिया और 2 पे ई, 2 पे ए, 2 पे ए, एंगल देखो इनके बीच का 180 से कम है, 128 है, तो ऐसे आप देख लीजिए, ये वाला बता दो आप भी, कौन सी फॉर्म होगी, ज्योमेट्री ऑफ द गिवन कंपाउंड, ये पोजीशन एक्सियल है कि इक्विटोरियल, इतना बताओ, इक्विटोरियल। यहाँ मेथिल कहाँ में डाल दिया, इक्विटोरियल, और दोनों के इक्विटोरियल लगभग इनके बीच का एंगल मतलब सेम ही प्लेन के लॉन्ग ही आ रहे हैं, तो 0 डिग्री पे क्या बनेगी, सिस बन जाएगी, ये सिस है, ओनली सिस, ऐसे नहीं है, आर देखते हैं एल्किल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जीआई से होती है ना, ये तो ये सिस है ना, आया समझ नहीं आया, तो ये एक्सियल है ना, देखो ये ऐसे, देखो ये मान लो जेड एक्सियल, ठीक है, तो ये एक्सियल हो गया, एक्सियल पे हाइड्रोजन बैठा दिए, लेकिन बेटा आप एल्किल ग्रुप को देखिए, एल्किल के रिस्पेक्ट में जीआई होती है साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें इधर मेथिल है इक्विटोरियल पे, और अगर इसको 1 बोल दो, 1 इसको बोल दिया 2 इसको दे, तो 1 पे मेथिल इक्विटोरियल और 2 पे भी मेथिल इक्विटोरियल, तो सिस हो गया, है जरा ये बता रहा हूँ जल्दी से, तो क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू सिस एंड ट्रांस, इसमें 4 स्ट्रक्चर है, एक एक करके होगा, जैसे पहला वाला, इसमें इसको क्या बोले, सिस की ट्रांस, सिस है, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। दूसरा दोनों मेथिल 180 पे आ गया ट्रांस, ये मेथिल और ये मेथिल देखो कितने एंगल पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, मतलब सिस, ये वाला ऐसे पहचानना, ये अगर मान लो क्वेश्चन आएगा भी तो यही पूछा जाता है साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोहेक्सेन में जीआई कैसे पहचानते हैं, साइक्लोहेक्सेन आप मुश्किल है, देखो हट गया तो दोबारा वो लोग जोड़ेंगे तो नहीं, और अपनी बेइज्जती कोई कराना नहीं चाहता है, मतलब
कह के कि ये हट गया वो डाल दे क्वेश्चन तो इंसल्ट होगी भैया आईटी वालों को, तो नहीं डालेंगे, लेकिन ठीक है सीट पे पड़े तो कर डाल दूंगा। एक इसमें पॉइंट है कि बल्कि हमेशा कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, बल्कि ग्रुप हमेशा इक्विटोरियल पे ज्यादा स्टेबल होगा। ये याद रखना, कभी पर स्टेबिलिटी मान लो कंपेयर कराने लगे तो बल्कि ग्रुप हमेशा कहाँ ज्यादा स्टेबल होता है, इक्विटोरियल पे, है ना। ये एक स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको, बल्कि ग्रुप कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेंस अगर दिए हो तो बल्कि ग्रुप कहाँ रहना चाहेगा, इक्विटोरियल पे। अब जैसे ये दो कन्फर्मर में पूछ रहा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें देखो पहले वाले में बल्कि ग्रुप कहाँ बैठा दिया उसने, ये कौन सी पोजीशन है ना, एक्सीएल है, और ये मेथिल भी एक्सीएल में, दोनों बल्कि ग्रुप एक्सीएल बैठे हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा बल्कि कौन सा है, कार्बोनिल। तो उसी के रिस्पेक्ट में देखो आपने दूसरे में वही ग्रुप बल्कि ग्रुप कहाँ बैठ गया, इक्विटोरियल, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इक्विटोरियल, मतलब यहाँ पे बल्कि ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एक्सीएल। तो सेकेंड कन्फर्मर जो है वो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल, सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्या रीजन क्या है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है? तो इसमें ये वान डेर वाल्स रिपल्शन वाला ही कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें जो वन वाला कार्बन होता है, वन वाला यहाँ पे जो ग्रुप आता है एक्सीएल, और इसके रिस्पेक्ट में थर्ड वाले यहाँ पे जो अगर यहाँ भी बल्कि ग्रुप बैठ गया तो ये दोनों एक दूसरे की वान डेर वाल्स रेडियाई पे आता है ना। डायग्राम में थोड़ा दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 3D में वो काफी पास पास होते हैं। अगर यहाँ भी बल्कि ग्रुप बैठा दिया, यहाँ भी बल्कि ग्रुप बैठा दिया, तो ये दोनों रिपेल करने लगते हैं, है ना, वान डेर वाल्स रेडियाई पे आते हैं इससे। और अगर वो इक्विटोरियल बैठ गया तो डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, फिर वो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाते हैं, है ना। इसलिए बल्कि ग्रुप वर्टिकल में मतलब एक्सियल में बैठा है तो वो लेस स्टेबल कन्फर्मेशन होता है, ठीक है। इस रिपल्शन को डाई एक्सियल रिपल्शन बोलते हैं, मतलब एक एक्सियल के दूसरे एक्सियल, मतलब ऐसे वो जो शुरुआत में स्ट्रक्चर देखा ना, देखो जिसका एपेक्स अपवर्ड है, जैसे ये वाला इसका एपेक्स अपवर्ड है, ठीक है, इसके बाद दूसरा एपेक्स ये अपवर्ड है, ये तो यहाँ पे अगर बल्कि ग्रुप बैठ जाएंगे तो ये वान डेर वाल्स रेडियाई पे ऐसे डाउनवर्ड वाले के रिस्पेक्ट में हो सकते हो कि जिसका इसका एपेक्स डाउनवर्ड है, अगर यहाँ पे कोई बैठा दिया तो इसका ये वाला एपेक्स 2 वाले का भी नीचे है और 4 वाले यहाँ के पे भी बल्कि ग्रुप एक दूसरे की वान डेर वाल्स रेडियाई पे आ जाएंगे, है ना। ये थोड़ा सा ये इसी को डाई एक्सियल रिपल्शन, बस इतना ही है इसमें, है ना, डाई एंड, है ना। एक ये तुम लोग को बता देते हैं यार, सिन एंटी उस दिन रह भी गया था मेरा, सिन एंटी सिन एंटी, तो सिन एंटी का बनता है ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अबाउट बनता है, और ये ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आता है, ऑक्सीजन ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने मिलेगी, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो, नाइट्रोजन पे एक OH का होना नेसेसरी है, तभी सिन एंटी डिफाइन होगा, अदरवाइज सिन एंटी डिफाइन नहीं होगा। और उसके पड़ोस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन का होना चाहिए। अब क्या करते हैं, देखो अगर आपको ओरिएंटेशन देखनी होगी कि H के रिस्पेक्ट में जो OH है अगर 180 पे आ रहा है, H के रिस्पेक्ट में, तो इस स्ट्रक्चर में H और OH है ना कितने एंगल पे आ रहे हैं, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर को क्या बोलते हैं, एंटीफॉर्म बोलते हैं। लेकिन अगर आप इधर वाले को घुमा लो या उधर वाले को घुमा लो, उधर एक बॉन्ड पेयर भी दिखाया नहीं गया, एक बॉन्ड पेयर भी हुआ, तो फिर वो सिन फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि वहां पे H OH सेम साइड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड के प्लेन के अबाउट अगर H OH सेम साइड आने लगते हैं तो उसे सिन फॉर्म बोल दिया जाता है। सिन फॉर्म सिस की तरह ही होती है, मैंने OH को घुमा दिया, ठीक है, आप इधर भी घुमा सकते थे, एक ही बात है,
तो यहाँ पे अगर मैं OH को मैंने नीचे कर दिया है ना, तो अब ये HOH सेम साइड लाई करने लगे डबल बॉन्ड के प्लेन रिस्पेक्ट। तो ऐसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं सिम फॉर्म। ऐसी फॉर्म को क्या नाम दे देते हैं? बस यही है इसमें। बाकी ये R कुछ भी हो सकता है, R से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। HOH लिख लेना एक लाइन। HOH अगर सेम साइड लाई कर रहे हैं अबाउट द प्लेन ऑफ डबल बॉन्ड, देन दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज कॉल्ड सिम फॉर्म। और HOH अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं डबल बॉन्ड के प्लेन के रिस्पेक्ट में, तो एंटी फॉर्म, ठीक है ना? क्या? हाँ, ये केवल ऑक्साइड में ही एग्जिस्ट करती है, ये वाला कॉमन नेचर, और कहीं नहीं, है ना? हाँ, ऑक्साइड और OH, ठीक है, तो ओनली एग्जिस्ट इन ऑक्साइड। वैसे ये वाला ऑक्सीजन इस सबसे स्टैंडर्ड ऑक्सीजन वाला है, और केवल ऑक्सीजन लिखा हो इसी को बोला जाता है इन जनरल, तो एस के साथ OH मान लिया जाता है, तो ऑक्सीजन है ना? ठीक है, क्लियर हो गया? उसमें इतना था DI में एक ये भी फॉर्म थी, वहां पे शायद मिस हो गई, इसमें पढ़ा था, ठीक है। हाँ, अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। अब करना क्या है, सीट उठा दो इसकी पूरी, और अगर कुछ लगा दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो लगा डालो पूरी सीट, ठीक है। और इसको इसी वीक में हम डिस्कस भी कर देंगे। एक बार पढ़ देना, बता देंगे क्या होगा, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन के अबाउट कैरेक्टरी वो वाला पार्ट इस तरह से हट गया है, नाइट्रोजन के अबाउट कैरेक्टरी पूछी नहीं जाएगी, और एमीन एरोजन का रोल नाइट्रोजन के अबाउट कैरेक्टरी चेक करने में ही होता है ना? तो वो भी सीट के क्वेश्चन करोगे ना, तो वो सीट इसलिए कर रहे हैं, अगर कुछ भी मान लो कोई टॉपिक या एक हेडिंग भी रह गई होगी तो सीट के क्वेश्चन में आ जाएगा, फंस जाएगा मार्क्स, तो फिर वही बता देंगे, है ना? जैसे कहीं कुछ आया भी तो बता देंगे, हाँ यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये भी याद रखना, ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होगी। आपको मैंने पूरा जितना आपके सिलेबस में पूरा मैंने करा दिया, क्वेश्चन आप लगाओ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी पूरी इसकी सीट देखो बेटा।